इंडिया न्यूज राजस्थान में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदी और हमारे खास कार्यक्रम 33 जिले खबर में आपको बताते हैं राष्ट्रपति चुनाव के लिए सीएम गहलोत समेत 200 में से 198 विधायकों ने वोट डाले। 21 जुलाई को नतीजे आएंगे। 200 में से 198 विधायकों ने ही वोट डाले हैं और सीएम गहलोत ने भी अपना वोट कास्ट किया है। 21 जुलाई को नतीजे आएंगे। ये तस्वीरें आप देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वोट कास्ट करते हुए तस्वीरें हैं। राष्ट्रपति के लिए वोट कास्ट करते हुए मुख्यमंत्री की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम गहलोत ने भी अपना वोट डाला है। 200 में से राजस्थान में 198 विधायकों ने वोट डाले हैं और सीएम गहलोत ने भी वोट डाला है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डालने के बाद कांग्रेस ने अलग अलग मुद्दों को लेकर केंद्र पर निशाना साधा। इस दौरान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र पर निशाना साधा और कहा कि देश के हालात बेहद चिंताजनक हैं और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। वहीं मंत्री प्रताप सिंह ने कहा कि बीजेपी को किसी से मतलब नहीं, उनका एजेंडा ज्यादा नहीं चलेगा। साथ ही मंत्री महेश जोशी ने राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को चुनाव में जीत मिलने की कामना की और देश की गतिविधियों पर रोक लगा सके। साथ ही गुजरात प्रभारी रघु शर्मा ने कहा कि अब की बार कांग्रेस को 127 वोट मिलेंगे। इसके हालात हैं वो बहुत ही चिंताजनक हैं। संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं को खत्म किया जा रहा है, उनकी स्वायत्ता को खत्म किया जा रहा है। आज ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स तमाम संस्थाओं का दुरुपयोग कर राजनीतिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। बीजेपी ओवरऑल ना उनको रोटी से मतलब है, ना रोजगार से, ना महंगाई से। बीजेपी अपने एजेंडे पर काम कर रही है। अभी वो एजेंडा चल रहा है लेकिन ज्यादा दिन नहीं चलेगा, ये मानकर चल। अटक नहीं करे केंद्र सरकार, वो वोट की फसल ढूंढती है केंद्र सरकार। जितना पीएफआई को हवा देंगे, पीएफआई की बात करेंगे तो बेल लगा दो ना। केंद्र सरकार तो सब जगह पावरफुल है। हमारी शुभकामनाएं है कि यशवंत सिन्हा जी इस चुनाव में विजयी हो और देश में जो गतिविधियां ऐसी हो रही हैं जिससे देश में संविधान की पालना नहीं हो रही, देश में लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, उन सब गतिविधियों पर अंकुश लग सके। राज्यसभा के चुनाव हुए थे तब मैंने दोपहर में कहा था कि कांग्रेस पार्टी को 126 वोट मिलेंगे और अब की बार 127 वोट कांग्रेस पार्टी को मिलेंगे, क्योंकि एक वोट हमारा खारिज हो गया था पिछली बार गलती से। वो वोट जोड़ोगे तो अब 127 वोट कांग्रेस उम्मीदवार यशवंत सिन्हा जी को मिलेंगे। और साहब पिछले 3 साल से जो दावा कर रहे हैं या कटारिया जी जो दावा कर रहे हैं वो दावे हवाई साबित हुए कि नहीं हुए। इसलिए दावा करने वाले दावा ही करते रह गए और परिणाम लाने वाले परिणाम लेकर। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने भी विधानसभा पहुंचकर राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना वोट डाला। उन्होंने एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में अपना वोट डाला है। जगदीप धनखड़ को एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने पर मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा है कि जगदीप धनखड़ झुंझुनू के रहने वाले हैं, ये राजस्थान की गौरव की बात है और उन्होंने कहा कि धनखड़ का स्नेह लगातार मिलता रहा है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर गुड़ा ने कहा कि वोटिंग करने के लिए वो बाध्य नहीं है। उन्होंने कहा कि जिसको वोट देने का मन होगा उसको वोट देंगे। आप उनको उन्हीं को ही देंगे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए सौभाग्य की बात। ब्रज परिक्रमा का क्षेत्र विवाद मामले पर मंत्री विश्वेंद्र सिंह का बयान। भरतपुर जिले में जो ब्रज परिक्रमा का क्षेत्र आता है उसमें धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार कार्य योजना बनाने पर विचार कर रही है। ब्रज की परिक्रमा क्षेत्र को संरक्षित किया जाएगा। इसके क्षेत्र में जो खनन गतिविधियां चल रही हैं उनको वैकल्पिक स्थान पर स्थानांतरित करने का विचार भी चल रहा है। बहुत सकारात्मक हुई और हम फिर वार्ता कर रहे हैं 1 या 2 दिन में, ज़्यादा 1-2 दिन में। आपकी 2-3 डिमांड है। सबसे प्राइमरी डिमांड तो ये है कि उसको फॉरेस्ट एरिया डिक्लेयर किया जाए। उसकी प्रक्रिया ऑलरेडी हम बात करके और वापस उनको
आज रात तक ही बता देंगे क्या उसमें वो तो भरना ही है, बल्कि हम तो उसको एक पर्यटन स्थल बनाना चाहते हैं। और टूरिज्म मिनिस्टर होते हुए आज मैं भी कह रहा हूँ 4 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ जो आपको चाहिए उसको हम डेवलप नहीं करना चाहते, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है जो मैं आग्रह किया है और जो बहुत सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो आपने एक जिसका डिक्लेरेशन किया था कि हम आत्मदाह करेंगे, पहले एक सांसद महोदय ने किया, फिर 14 लोग पहुँच गए। देखिए, आत्मदाह करने से इस चीज़ का हल नहीं निकलता। मैंने आपसे सबसे प्रार्थना की है, हाथ जोड़कर प्रार्थना की है और आपने ये आश्वासन भी दिया है कि ऐसा जब तक हमारी वार्ताएं बिल्कुल सकारात्मक चल रही हैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाए। मंत्री जी यहाँ विराजी हुए हैं और आपने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ वार्ता करके हम लोगों को आहूत किया और हम लोग यहाँ आए। हम बड़ी प्रशंसा अपने को महसूस कर रहे हैं, प्रशंसित, क्योंकि जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2009 में 1 घंटे में ही नोटिफिकेशन जारी करके हमारे बहुत बड़ी समस्या को समाप्त कर दिया था और पहाड़ों को आरक्षित कर दिया था। और 1 अक्टूबर को भी मुख्यमंत्री जी ने इस जो बचा हुआ शेष भाग था उसको भी आरक्षित वन घोषित करने की घोषणा की थी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही सरल हृदय के और धर्म प्राण व्यक्ति हैं। हम उनकी प्रशंसा करते हैं। अभी जो हमारी वार्ता चल रही है उस वार्ता में अभी थोड़ा सा हमें लगता है कि वो 1-2 दिन वार्ता अभी चलेगी और उस वार्ता के मध्य हमने ये निर्णय लिया है कि जब तक वार्ता चलती है तब तक के लिए हम अपने इस आंदोलन का जो ये अग्निदाह वाला कार्यक्रम है इसको स्थगित करते हैं। राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा को मिली धमकी। दिल्ली स्थित सांसद आवास पर भेजा धमकी भरा पत्र। कन्हैयालाल जैसा सबक सिखाने की धमकी किरोड़ीलाल को दी है। किरोड़ीलाल ने सीएम गहलोत को लिखा पत्र। धमकी भेजने वाले ने नाम कादिर अली राजस्थानी बताया है। तो किरोड़ीलाल ने सीएम गहलोत को पत्र भी लिखा, इसको लेकर उनको धमकी भरा पत्र मिला है और नाम उसमें कादिर अली राजस्थानी बताया गया है और ऐसी ही धमकी दी गई है जैसे कन्हैयालाल को दी गई थी। तो राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा को यह धमकी दी गई। दिल्ली स्थित सांसद आवास पर उनको धमकी भरा पत्र भेजा गया। इस पत्र के जरिए उनको धमकी दी गई, कन्हैयालाल जैसा सबक सिखाने की धमकी दी गई है। धमकी भरा पत्र मिलने पर राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा का बयान सामने आया। उन्होंने क्या कुछ कहा। उदयपुर में जिहादियों का शिकार बने हैं कन्हैयालाल और परिवार को 1 महीने का वेतन देना किसी कादिर अली नाम के जिहादी को रास नहीं आया। उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी, जिस पर कार्रवाई के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को मैंने पत्र लिखा। मैं इस प्रकार की धमकियों से डरने वाला नहीं हूं। मैं लगातार जिहादियों और इन्हें संरक्षण देने वाली राजनीतिक शक्तियों की पोल खोलता रहूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। आज मुझे एक धमकी भरा पत्र मिला है। किसी पॉलिटिक मानसिकता के व्यक्ति ने लिखा है। 9 जुलाई का पत्र है जिसमें मेरे को धमकी दी गई है कि कन्हैयालाल को आपने घर जाकर 1 महीने की तनख्वाह दी। राजस्थान में दरअसल में इनका ऐसे अपराधियों का, जिहादियों का, समाज कंटकों का मनोबल बढ़ा हुआ है। अनेक ऐसी घटनाएं हुई हैं जहाँ सरकार को सख्ती से काम करना चाहिए था, सरकार ने सख्ती नहीं दिखाई। इसलिए जनसामान्य को, मेरे को बड़े पैमाने पर राजस्थान में धमकियाँ मिल रही है। मैंने उस धमकी भरे पत्र को माननीय मुख्यमंत्री जी को भेज दिया है। मेरी मांग है कि वो इसमें जांच करें, सच्चाई पता करें और ऐसी धमकियां मिलना बंद हो। मैं कांवड़ यात्रा पर राजस्थान सरकार की ओर से डीजे पर रोक लगाने को लेकर जयपुर में भाजपा करणी विहार मंडल ने श्याम नगर थाने में ज्ञापन दिया और राज्य सरकार पर तुष्टीकरण की नीति का आरोप लगा दिया। झालावाड़ में भारत की आजादी के 75वें वर्ष पर अमृत महोत्सव मनाने के क्रम में एनएचएआई और चंद्रा और अग्रवाल
इंफ्राकॉन की ओर से निर्माणाधीन दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे 8 लेन मार्ग पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान वृक्षारोपण भी किया गया। कार्यक्रम में NHAI PU कोटा के टेक्निकल मैनेजर ब्रजेंद्र मीणा समेत निर्माणाधीन कंपनी के अधिकारी मौजूद रहे। रणथंभौर नेशनल पार्क से अनियंत्रित टाइगर शिफ्टिंग को लेकर रणथंभौर जंगल सफारी व्हीकल ओनर्स यूनियन समेत रणथंभौर बाघ बचाओ संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने उपवन संरक्षक संग्राम को ज्ञापन सौंपा और समिति के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। और खबर दूदू से है, जहां महिला में आपको बता दें यातायात पुलिस होने के बावजूद कस्बे में ट्रैफिक की कोई व्यवस्था नहीं है। ट्रैफिक जाम से आम आदमी खासा परेशान है। कोटा शहर में चाकूबाजी की घटनाओं को अंजाम देने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक एक आरोपी ने अपनी गर्लफ्रेंड का लैपटॉप छुड़ाने के लिए शहर में लूटपाट की। फिलहाल दोनों आरोपियों से पुलिस सख्ती से पूछताछ कर रही है। जयपुर में बढ़ती वाहन चोरी की वारदातों के खिलाफ जीआरपी पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई को अंजाम दिया। गिरफ्त में आए आरोपियों के पास से चोरी की 15 बाइक बरामद की गई। पकड़ी गई बाइकों की कीमत करीब 7 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस गिरफ्त में आए आरोपियों से पूछताछ कर रही है। चित्तौड़गढ़ में सदैव सजग एक्शन गजब अभियान के तहत एसपीबी भिलवाड़ा की टीम ने कार्रवाई करते हुए कांस्टेबल को 2000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार चंदेरिया थाने में तैनात कांस्टेबल नांजा राम ने चंदेरिया थाने में दर्ज परिवाद को रफा दफा करने की एवज में 7000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। हनुमानगढ़ जिले में आजकल संग्रिया पुलिस का अफीम पकड़ना चर्चा का विषय बना हुआ है। अफीम प्रकरण जिले से लेकर डीजीपी तक पहुंच गया। डीजीपी कार्यालय ने तथ्यात्मक रिपोर्ट मांग के जिले पुलिस को हैरान कर दिया। दरअसल 10 जुलाई रात्रि में संग्रिया पुलिस ने सहदेव नाम के एक व्यक्ति से 6 किलो 600 ग्राम अफीम बरामद किया। और लेकिन आपको बता दें बरामदगी के इस मामले में संग्रिया पुलिस का अफीम पकड़ना इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। अफीम पकड़ने का यह मामला डीजीपी तक पहुंच गया है। मामले को लेकर डीजीपी कार्यालय ने रिपोर्ट मांगकर जिला पुलिस को हैरान कर दिया। दरअसल पुलिस ने 10 जुलाई को सहदेव नाम के एक युवक के पास से 6 किलो 600 ग्राम अफीम बरामद की थी। अफीम बरामदी के इस मामले में सहदेव के परिजनों ने पुलिस पर षड्यंत्र के तहत फंसाने का आरोप लगाते हुए डीजीपी कार्यालय का दरवाजा खटखटाया था। इधर एसओजी जांच और डीजीपी कार्यालय से मांगी रिपोर्ट ने पुलिस को तनाव में ला दिया है। हालांकि जांच अधिकारी का कहना है कि पुलिस पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। परिजन जिस मोबाइल नंबर और जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं, पुलिस उसे पहले ही इस मामले में संलिप्त मानकर उसको ट्रेस कर उसको पकड़ने का प्रयास कर रही है, क्योंकि पुलिस को इस बात का अंदेशा है कि कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के पकड़ने के बाद इस पूरे राज की गुत्थी सुलझ सकती है। भी आखिर जो सहदेव करीर को जो अफीम दी गई थी, क्या वो अफीम षड्यंत्र के तहत दी गई थी या वो अफीम खुद सहदेव करीर ने मंगाई थी? क्योंकि ये तस्वीर तभी साफ हो पाएगी जब वो बीच का व्यक्ति जो पवन चक्की के नाम से फ़ोन किया करता था, जैसा कि परिजनों का आरोप है, वो पकड़े जाने के बाद पुलिस को उम्मीद है कि कई राज सामने आ सकते हैं। पुलिस मुख्यालय से पत्रावली में तथ्यात्मक रिपोर्ट भिजवाने का आदेश श्रीमान एसपी साहब कार्यालय में प्राप्त हुआ है, लेकिन क्योंकि मुलजिम पूर्व से पीसी रिमांड पर था, इसलिए पुलिस मुख्यालय को इस बाबत तथ्यात्मक रिपोर्ट से निवेदन किया जा चुका है। जैसा मुख्यालय का आदेश निर्देश होगा पालना की जाएगी। इधर अफीम सहित पकड़े गए सहदेव के परिजनों ने निजी होटल में प्रेस वार्ता बुलाकर परिजनों ने आरोप लगाया कि सहदेव को षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है। इस दौरान सहदेव के परिजनों ने जांच अधिकारियों से निष्पक्ष जांच की गुहार भी लगाई। हालांकि प्रेस वार्ता में परिजनों ने इस बात को कबूल किया कि सहदेव 3 साल पहले अफीम के धंधे में संलिप्त था, लेकिन मां के सरपंच बनने के बाद उसने सारे बुरे काम छोड़ दिए। हाल पर काफ़ी बार दबिश भी दी थी, लेकिन
सहदेव मौके पर नहीं मिले थे और बाद में बताया जाता है कि सहदेव ने वहां जमानत याचिका लगाई थी जिसे खारिज कर दिया गया। हालांकि परिवारजन कहते हैं कि पुराने सारे मामले जो है वो सहदेव सभी मामलों में बाइज्जत बरी भी हो गए हैं। मेरे पापा को 6-7 दिन से फोन जा रहा था कि हमें पवन चक्की लगानी है, आपके काम का विकास करना है, इसके लिए पापा को बार बार कॉल करके बुलाया जा रहा था। तो पापा ने मना कर दिया क्योंकि गांव में टूर्नामेंट चल रहा था, तो उस बीच में उनको आने का बिल्कुल ही टाइम नहीं था। और उसके बाद जिस दिन उनको पकड़ा गया रविवार को, उस दिन लगभग 12 बजे उसके बाद बार बार कॉल जा रही थी टूर्नामेंट में कि आप आओ, आपसे बात करनी है, पवन चक्की लगानी है, हमारी टीम संगरी आई हुई है, आप उनसे। इस अफीम से या कोई सिस्टम से सहदेव का कोई लेना देना नहीं है और हमने उच्च अधिकारियों से गुहार लगाई है, डीजीपी साहब से मिले हैं जिन्होंने ये जांच एसओजी के नाम की थी और हमें उम्मीद है जो एसओजी के डीजीपी साहब है अशोक जी राठौड़ और कलेक्टर साहब है वो एकदम निष्पक्ष जांच करवाएंगे और ये भी उम्मीद है अगर इसमें कोई उच्च अधिकारी की भूमिका आती है तो उसको भी वो नहीं बख्शा जाएगा। मामलों में वो संलिप्त रह चुका है। इस मामले में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस परिजनों ने की और मीडिया की तरफ से सवाल दागा गया तो परिजनों ने मान लिया कि बिल्कुल आज से 3 साल पहले तक सहदेव करीर का कहीं ना कहीं संबंध एनडीपीएस के मामलों से रहा है, लेकिन उसके बाद उन्होंने एनडीपीएस के मामलों से या यूं कहा जा सकता है उन्होंने इस अफीम की दुनिया से अपना कदम पीछे हटा लिया था और वो अपनी मां के सरपंच बनने के बाद अपनी मां के साथ पंचायत का कार्यभार देख रहे थे। अब परिजनों का इसी बात पे आरोप है कि उसे षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है। टाइम तो हो 6:30 के लगभग और एफआईआर में 12:30 को टाइम दिखाई है। पहली बात तो दूसरी बात करना कुछ भी कोनी हो 1% भी तो भी 6.5 किलो डाल दियो। अब तो ये और तो कटा गया। मैं तो एसओजी हूँ, निष्पक्ष जांच चाहूँ। जबरदस्ती या रंजिश है के रंजिश हो उसको पॉलिटिकल भी हो उसका है, इकोनॉमिक भी हो उसका है। वहीं दूसरी तरफ अफीम सहित पकड़े गए सहदेव बिश्नोई के बेटे अविनाश ने मीडिया से रूबरू होते हुए पुलिस पर राजनीतिक और आर्थिक षड्यंत्र का आरोप लगाते हुए कई सवाल खड़े किए। जिले में सहदेव के विरोधियों को जोड़कर भी इस मामले से देखा जाने लगा है। अभी पुलिस की जांच जारी है। पुलिस जांच में क्या सामने आएगा ये बाद में ही पता चल पाएगा। कुलदीप शर्मा, इंडिया न्यूज, बीकानेर। हालांकि सहदेव करीर का पूरा परिवार इस पूरी कार्रवाई को कहीं ना कहीं संदेह की नज़र में देख रहा है और पूरा परिवार इस बात को मानता है कि ये कार्रवाई जो है षड्यंत्र के तहत हुई है। लेकिन वही इंटेलिजेंस सूत्रों की माने और वहाँ के आसपास लोगों की माने तो कहीं ना कहीं ये कार्रवाई बिल्कुल फेयर थी और इंटेलिजेंस सूत्र भी इस बात की गवाही देते हैं भी इस कार्रवाई में कहीं गड़बड़ नहीं थी। लेकिन जिस प्रकार से सहदेव करीर का नाम आया और उसके बाद 11 तारीख को मामला दर्ज होता है और 13 तारीख को अचानक डीजीपी ऑफिस से एक पत्र एसपी कार्यालय को प्राप्त होता है कि फैक्चुअल रिपोर्ट यानी तथ्यात्मक रिपोर्ट मांग ली जाती है। 2 दिनों में ही पुलिस को जो है अपनी कार्रवाई छोड़ तथ्यात्मक रिपोर्ट देनी पड़ती है और इस मामले से कहीं ना कहीं पुलिस का भी मनोबल एकदम से गिरा है कि प्रेशर पॉलिटिक्स कहा जाता है इसे, एक प्रेशर बनाया जा रहा है ताकि कहीं ना कहीं उसके परिजन चाहते हैं कि सहदेव करीर को निर्दोष साबित कर दे। झुंझुनू के उदयपुर वाटी के 12वां गांव में शराब के ठेके के सामने कुछ दिन पहले पैसों के लेन देन को लेकर हुई मारपीट मामले में पुलिस ने दूसरे आरोपी अनिल कल्याण को सीकर से गिरफ्तार किया। पुलिस ने एक आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी करने के बाद पुलिस ने बताया कि आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा, वहीं कोर्ट के आदेश पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। टोंक के मिश्रा कॉलोनी में नाला विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। विवाद को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को अतिक्रमी बताते हुए तालाब में जाने वाले बहाव को गैर कानूनी ढंग से रोकने का आरोप लगाया। कलेक्टर को ज्ञापन देने के बाद शिकायतकर्ता कमलेश सैनी ने बताया कि कॉलोनी का पानी तालाब में जाने के लिए नाला निकाला गया था, लेकिन अतिक्रमी ने प्रशासन द्वारा निकाले गए नाले को अवरुद्ध कर वहां पक्का निर्माण कर लिया। इसका विरोध करने पर उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। कोटा के रामगंज मंडी के सुकेत कस्बे में झालावाड़ डिपो की रोडवेज बस में यात्रा के दौरान बस कंडक्टर की अचानक हृदय गति रुकने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कंडक्टर पुष्पेंद्र सिंह बस में यात्रियों के टिकट बनाते समय अचानक बेहोश हो गया, जिसको निजी वाहन से झालावाड़ अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसको मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार बस से झालावाड़ से कोटा से जा रही थी। इसी दौरान सुकेत में अचानक कंडक्टर को दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई।
फतेहपुर शेखावाटी में मुख्य बस स्टैंड की दुकानें, मंदिर पानी में डूब गए हैं, जहां पारा 45 से 50 डिग्री तक चला जाता है। कोई सोच सकता है कि वहां भला नाव चल सकती है। फतेहपुर के सबसे पुराने मंदिर सारनाथ मंदिर पूरा पानी में डूबा हुआ है। यहां हर सोमवार भजन कीर्तन होते थे, लेकिन अब पूरे मंदिर को बंद करना पड़ा है। यहां के लोग पूरे इलाके में नाव चला रहे हैं। राजस्थान में राहत के रूप में आया प्री मानसून कई जिलों में आफत बन गया। झमाझम हुई बरसात ने कई जिलों में सड़कें दरिया तो कई रास्ते तालाब में तब्दील कर दिए। घरों में पानी भरने से लोगों के सामान बहकर रास्ते पर आ गए, तो कहीं कारोबार पूरी तरीके से ठप हो गए। अगर बात करें फतेहपुर शेखावटी की, तो ये कस्बा बारिश में डूब गया। बारिश से कोई परेशानी नहीं है। परेशानी तो ये है कि यहाँ पे जो पानी इकट्ठा होता है, पानी इकट्ठा होने के बाद में ये जो बसें चलती है और स्पीड में चलने से ये दुकानों के जो शटर होते हैं वो टूट जाते हैं और जो काउंटर होते हैं वो बिखर जाते हैं। अरे भैया, ये बिहार नहीं, ये रेगिस्तान का वह फतेहपुर शेखावटी कस्बा है, जहां पारा 40 से 45 डिग्री तक चला जाता है। यहाँ आज मुख्य बस स्टैंड की दुकानें, मंदिरें पानी में डूबे हुए हैं। कोई सोच नहीं सकता कि रेगिस्तान में भी भला नाव चलाई जा सकती है। कस्बे का सबसे पुराना मंदिर सारनाथ मंदिर आज पूरा डूबा हुआ। यहाँ हर सोमवार भजन कीर्तन होते थे, लेकिन अब पूरे मंदिर को बंद करना पड़ा है। हालात ये है कि लोग पूरे इलाके में नाव चला रहे हैं, वही मुख्य बस स्टैंड मानो तो टापू बन गए। का ये रेगिस्तान है फतेहपुर शेखावटी, जहाँ पर रेत के जो धोरों में आज पूरी तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। तस्वीरें देख सकते हैं कि किस कदर यहाँ पर ये फतेहपुर का सारनाथ मंदिर है, जहाँ पर देख सकते हैं कि किस कदर पानी ही पानी नजर आ रहा है। ये फतेहपुर का सबसे पुराना मंदिर है। जब फतेहपुर की स्थापना हुई तभी इस मंदिर की पहले स्थापना हुई, उसके बाद में पूरे फतेहपुर की स्थापना। ऐसे में पूरा इलाका है जलमग्न है। जल भराव को लेकर इलाके के लोग नगर पालिका पर आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि कितनी बार नालों की सफाई के लिए अवगत करवाया गया, लेकिन प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। खैर, कुछ भी हो, लेकिन आज पानी में डूबा कस्बा प्रशासन के करोड़ों खर्च कर पानी निकासी के लाख दावों का मजाक उड़ा रहा है। इंडिया न्यूज के लिए फतेहपुर शेखावटी से राकेश गुजर की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान।